सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो एक बार मैं उन सारे स्टूडेंट को ये रिमाइंडर दे देता हूँ, यानी एक पूरा पीडीएफ का कोर्स है और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले वो आपको समझा देता हूँ, तो इसे समझ लो और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन बाय दिस कोर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिलने वाला है बेस्ट कलर नोट्स ऑफ ऑल 16 चैप्टर्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स में जो भी चैप्टर्स हमारे बनते हैं उन सारे चैप्टर के आपको कलर नोट्स मिलने वाले हैं जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। देन उसके बाद यू विल गेट कलर नोट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर तो हम पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, कितना आंसर देना है वो हमें पता नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, टोटल 16 चैप्टर्स के आपको हर एक चैप्टर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन, जहां पर आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ये जान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन यू विल गेट फॉर्मूला शीट ऑफ ऑल द 16-15 चैप्टर्स और उन फॉर्मूला शीट का हम यूज़ करके हमारे एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल पीवाईक्यू न्यूमेरिकल को हम आसान कर सकते हैं। देन यू विल गेट अ पीडीएफ रिलेटेड टू कॉमन कन्वर्जन फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, ग्राम टू केजी एंड ऑल। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है जो मैं प्रोवाइड करूंगा, लाइक एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल से कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ है ऑलमोस्ट 60+ पीडीएफ हैं। और ये 60+ पीडीएफ के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो नोट करके आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑल पीडीएफ बाइंग मेंबर्स विल गेट फ्री एमएसटी सीटी एक्सेस, जहाँ पर बेसिकली जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा तो मैं आपको पूरे 16 चैप्टर्स के जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटी में उन क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा के दूंगा और साथ ही साथ में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इतना सब कुछ के लिए, यानी कि अगर मैं 65 पीडीएफ पहले बता रहा हूँ और अगर मैं 15 पीडीएफ और जोड़ दूँ 15-16 यानी 80+ पीडीएफ के लिए वी आर कॉस्टिंग ओनली जस्ट 90 रुपीज़। तो ये पूरा कोर्स आपके लिए 90 रुपीज़ में डिज़ाइन किया गया है। और एंड टू बाई दिस कोर्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यानी कि आपको व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे हाई भेजना है 8369153878 पर। और उसके बाद मैं आपको एक क्यूआर कोड सेंड करूंगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। कुछ इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर किस टाइप के पीडीएफ्स वगैरह रहेंगे। याद रखो सारे के सारे पीडीएफ कलर्ड पीडीएफ हैं, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा गया है एंड एक बार आप इसे बाई करते हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा 90 रुपीज़ वेस्ट गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारे स्टूडेंट को ये पीडीएफ कोर्स बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2025 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल आया था। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, द क्वेश्चन इज कि द टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 60 मिली हेनरी ईच। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 60 मिली हेनरी है, आर कपल्ड विथ ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से समझ में आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वाला जो हमारा टॉपिक है ना उस वाले पार्ट से क्वेश्चन दिया गया है। और आगे बोला इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.75। सो कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का तो यार एक सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, बट हाँ हमारे सॉल्व एग्जाम्पल पे दिया हुआ है क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। तो वैसे ही यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन दिया है, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और गिवन लिखते हैं। तो गिवन में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल दिया है, तो पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं L1 है, जिसकी वैल्यू मुझे 60 मिली हेनरी दिया है। तो सबसे पहले मुझे इसे मिली हेनरी से हेनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज 60 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। इसे अगर मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे 6 इंटू 10⁻² हेनरी लिख सकता हूँ। अब ये नंबर काफ़ी आसान है न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, L2 की वैल्यू भी 60 मिली हेनरी दिया है, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर ईच बोला है ना। तो अगर मैं इसे फर्दर लिखूँ तो वही लिखूँगा 6 इंटू 10⁻² हेनरी। तो इस तरीके से मुझे L1 L2 की वैल्यू मिल गई। और आगे जो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ
कपलिंग की वैल्यू दिया है के, वो है 0.75 है, ठीक है। और फाइंड करने को बोला है यू नीड टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स रूट ऑफ L1 एंड L2। तो देयरफॉर अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो के की वैल्यू 0.75 है, वहीं रूट ऑफ L1 की वैल्यू तो वही है, कितना है L1 की वैल्यू, दैट इज़ 6 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻²। तो ये तो काफ़ी सिंपल है यार, क्योंकि अगर मैं देखो 6 का अगर मैं स्क्वायर भी करूँगा तो बनेगा 36, और 36 का रूट जो होता है वो आपस से कितना होगा, 6 ही तो होगा ना। और 10⁻² करूँगा तो -4 होगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, -2 ही होगा। तो अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो m विल बी इक्वल टू, अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 5 ज़ा 30 की 0 आ जाएगी, बैलेंस 3, 6 7 जब 42, 2 और 3 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के बाद डॉट लगा देते हैं, 4.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, करेक्ट। और अगर मैं इसे इन टर्म्स ऑफ, ये तो मैं हेनरी हो गया, अगर मिली हेनरी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 45 मिली हेनरी। तो ये वाला जो पार्ट है 45 मिली हेनरी, इट्स नॉट अ कंपलसरी पार्ट, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक आंसर आ गया वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए पावर 10⁻³ बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक डिजिट को और आगे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। अच्छा, 2023 में एक और क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू के लिस्ट में हमारे है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया था, लेकिन ये एसी सर्किट से है, जिसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने एसी सर्किट वाले वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो हम डायरेक्टली फरवरी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको यहाँ पर देखते हैं क्या गिवन है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया है। A wire 5 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। तो क्लियरली हमें यहाँ पर बोला है कि एक वायर है जिसका लेंथ गिवन है, और इसका लेंथ कितना गिवन है, 5 मीटर। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो सस्पेंडेड एट अ हाइट यानी h दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम h लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 15 मीटर। आगे क्या बोला है यहाँ पर, when it is about to hit the ground calculate the average EMF induced in। एवरेज EMF मतलब हमें E निकालना है, ठीक है। नॉर्मली हमें EMF कैलकुलेट करना है, और जबकि क्वेश्चन में बोला है कि आप G की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। यानी ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, देखो ये पर्टिकुलर कंडीशन में ये बोल रहा है कि एक हमारे पास वायर है जिसका लेंथ 5 मीटर का है, और उसको हमने ऊपर से फेंका तो वो नीचे आके गिरेगा। तो भाई जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर फ्री फॉल कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर मुझे EMF निकालना है तो EMF इंड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशनल मोशन का आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BLV। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें हमें L दिया है, बट जो B की वैल्यू है देखो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको याद रखना है B की वैल्यू, वैसे वो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन शायद से यहाँ पर प्रिंटिंग कोई मिस्टेक है जिसमें B की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मैं आपको B की वैल्यू बता देता हूँ। ये B की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेना, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। बेसिकली ये हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखो B की वैल्यू गिवन है, L दिया, लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा पहले, तभी मैं EMF को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अब अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे वेलोसिटी ढूंढना होगा। यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोला है कि मान लो ये मेरे पास कोई एक वायर है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये वायर जब नीचे आके गिरेगा, राइट, तो गिरने के टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, V वेलोसिटी निकालना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक फ्री फॉल की कंडीशन है, और फ्री फॉल कंडीशन में आप जानते हो U की वैल्यू क्या होती है, 0। और हम यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2GH, ठीक है। बट आप जानते हो कि फ्री फॉल कंडीशन में U 0 होता है, तो ये हो जाएगा V² इज इक्वल टू 2GH। तो देयरफॉर यहाँ से V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ 2GH मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई वायर फ्रीली फॉल होगा तो ग्राउंड
पे जब वो हिट करेगा तो उस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। तो इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पर क्या करना है, v कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √2gh। तो देयरफॉर इसमें लिखता हूँ v इज इक्वल टू √, अब देखो 2 को 2 लिखेंगे, g की वैल्यू को क्वेश्चन में बोला है कि 10 यूज़ कर सकते हो, और जबकि हाइट यहाँ पर गिवन है 15 मीटर। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू √15 टू द 30 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 300। अब मुझे करना क्या है, मुझे डायरेक्टली देखना है कि 300 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब 300 का स्क्वायर रूट तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख लो, 3 इंटू 10⁻², लिख लो, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये 10⁻², जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 इंटू 10⁻1। आप जानते हो कि 10⁻1 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। वैसे तो आपको √2 और √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो याद होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर याद नहीं होगा तो आपको लॉग टेबल बुक में जाना है और देखना है वहाँ पर स्क्वायर रूट 3.0 में 0, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 मतलब 10 होता है, तो देयरफॉर v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 17.32, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, EMF इंड्यूस। तो E का फॉर्मूला क्या है, BLV। तो देयरफॉर फॉर्मूला रख देते हैं, E इज इक्वल टू BLV। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, B की वैल्यू देखो हमने कितनी यहाँ पर लिखी थी। एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट नहीं था B की वैल्यू, बट याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर B की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो इट इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 3.6 इंटू 10⁻⁻5। वहीं जो L की वैल्यू है वो हमें कितना दिया था, 5 मीटर, और जब हमें वेलोसिटी मिली है वो कितनी मिली है, 17.32, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू 17.32 को आप आगे लिख लो, और 5 से 3.6 को मल्टीप्लाई करो, तो 5 6 30 हो जाएगा, तो 0 लिख लेंगे, और 5 3 15, 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। तो ये 18.0 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। देयरफॉर E इज इक्वल टू, अब आपको सिंपली क्या करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको लिखेंगे 17.32, और इंटू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁻5। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का है, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, मैं इसका फाइनल वैल्यू रख देता हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा 311.76 इंटू 10⁻⁻5, और इसका यूनिट हम यूज़ करेंगे वोल्ट, क्योंकि EMF बेसिकली एक तरह से क्या है, पोटेंशियल ही है, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, जब मल्टीप्लाई आप करते हो तो अगर आप लॉग एंटी लॉग यूज़ करते हो या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हो सकता है कि पॉइंट डेसिमल में थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, बट उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमें EMF कैलकुलेट करने को बोला है, और हम जानते हैं EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। बट यहाँ पर B और L तो हमें गिवन है, लेकिन V नहीं दिया था, और कंडीशन क्या बोला है कि कोई वायर है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, और हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी V को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर फॉर्मूले में V अप्लाई करके EMF को कैलकुलेट किया जा सके। और फ्री फॉल कंडीशन में आपको याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो जो भी आपने नॉर्मल काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े हैं उन्हीं काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है एन एयरक्राफ्ट ऑफ अ विंग ऑफ स्पैन 50 मीटर। तो कोई एयरक्राफ्ट है और उसका जो विंग होता है ना, उसका यहाँ पर लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया है, 50 मीटर गिवन है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻5। तो इस तरीके से आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी, वही वैल्यू आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं होगी कि क्वेश्चन में बी की वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू जनरेट। कैलकुलेट द वेलोसिटी मतलब वी निकालना है। और EMF यहाँ पर गिवन है, कितना EMF देखो दिया है, 1.2 वोल्ट दिया है, राइट, बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। यहाँ पर सीधा आपको क्या करना है, EMF का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू BLV।
तो यहाँ से मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, E/BL लिख लोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, E/BL। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 1.2 और जो B की वैल्यू है वो कितनी है 6 इंटू 10⁻⁵ है, राइट। और वहीं पर L की जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है, L इज इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 50 मीटर, डन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू, अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं यहाँ पर। नॉर्मली मैं जो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ आप वैसा अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं 1.3 रखता हूँ और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है 56 300 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। फिर मैं इसको सिंपली लिखूँगा V इज इक्वल टू 1.2 अपॉन और 300 को लिखूँगा 3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁵, ठीक है। मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2 पावर आ गया। अब आप क्या करोगे, V इज इक्वल टू 3 से 1.2 को कैंसिल करोगे तो 0.4 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा +3, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000 होता है और अगर मैं 1000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राइट। तो 2023 में भी इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया था और 2022 में भी आया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से E इज इक्वल टू BLV के ऊपर क्वेश्चन और म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। एक और मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये देखा गया है कि रिसेंट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC सर्किट ये दोनों चैप्टर से हर साल लगभग 2-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल इतने भी हार्ड नहीं है अगर सही में देखा जाए तो, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूलेस वगैरह अच्छे से आने चाहिए तभी न्यूमेरिकल आपके आसान बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है देखो, एन EMF 96.0 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक EMF दिया है, राइट। कितना EMF की वैल्यू है 96.0। देखो 96.0 का मतलब 96 ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 96.0 ही लिखते रहते हैं। तो 96.0 मिलीवोल्ट मतलब 96 मिलीवोल्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा, यानी मिलीवोल्ट से वोल्ट में लाना होगा। तो मिली वोल्ट से वोल्ट में लाने के लिए आपको सिंपली 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आंसर वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एन EMF ऑफ 96 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग्स ऑफ कॉइल व्हेन द करंट इन द नियर बाई कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर किसका रेट दिया है, करंट का रेट दिया है। और करंट का रेट यहाँ पर मतलब क्या, ये बेसिकली di/dt दिया है और di/dt की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। तो वापस से देखो 1.20 का मतलब 1.2 ही होता है और इसका यूनिट है एम्पियर पर सेकेंड। अब देखो अगर कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट देखोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू क्या कह रही है। जैसे यहाँ पर यूनिट है एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर फॉर करंट होता है और टाइम फॉर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, di/dt की वैल्यू गिवन है विच इज़ 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को M से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन का हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, E/di/dt, है ना, यही है फॉर्मूला। तो देयरफॉर M इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 96 इंटू 10⁻³ दिया है और di/dt की वैल्यू कितनी है 1.2 है। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किस तरीके से करूँगा कि मैं इसे लिखता हूँ 96 इंटू 10⁻³ और जो आपको 1.2 दिख रहा है ना, मैं इसे 12 बना के ऊपर 0 रख देता हूँ। मतलब अगर मैं नीचे से 1 पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको टेबल आना चाहिए 12 का, तो आप डायरेक्टली इसे कट कर सकते हो। तो 12 8 जा कितना होता है 96, तो बेसिकली ये 80 हो जाएगा यहाँ पर। तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन M की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा और इसका यूनिट आप यूज़ कर सकते हो हेनरी, ठीक है। तो हेनरी क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का SI यूनिट होता है।
देयरफॉर m इज इक्वल टू, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 80 और 10⁻³ का मतलब मिली होता है, तो हम इसे मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो कि 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो यार, एक चीज़ तो आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर आप जो भी मैं PYQs आपको करा रहा हूँ हर एक चैप्टर के, अगर आप सारे PYQs में देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी कि इतने भी टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉग, एंटी लॉग वगैरह, स्क्वायर रूट ये सब करना पड़े, बेसिक कैलकुलेशन ही आते हैं। अगर कोई 8-10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉग, एंटी लॉग अप्लाई करना होता है। बट हमारी प्रॉब्लम ये कि हमें न्यूमेरिकल्स आते नहीं है बराबर से, तो हमें लगता है कि हर एक न्यूमेरिकल हार्ड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस करो और ट्राई करो, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप के जो ओवरऑल एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। बिकॉज सिर्फ थियरी के बेसिस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वहीं पर सपोर्टिव रोल में अगर आपके न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपका काफ़ी अच्छा बैलेंस बन जाता है और मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एन EMF ऑफ 91 मिली वोल्ट। तो अब यहाँ पर जो EMF गिवन है वो कितना दिया है, 91 मिली वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हम इसे मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 91 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, is induced in the windings of a coil when the current of a nearby coil is increasing at the rate of, यानी इट इज सिमिलर क्वेश्चन है ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया वैसे ही, खाली यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीजिंग करंट यानी कि di/dt दिया है। देखो मैं i को कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ, आप चाहिए तो इसे स्मॉल i से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो di/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है 1.3 और इसका यूनिट है एम्पियर पर सेकेंड। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि m निकालना है। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या है, लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर आपने इसका थियरी पार्ट पढ़ा होगा तो EMF को ES लिखते हैं और करंट को DIP लिखते हैं। ठीक है, बट उसकी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला आप यही अप्लाई कर दो। E इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 91 × 10⁻³ और जो di/dt है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 1.3 है। वापस से हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखना है m इज इक्वल टू, नीचे से अगर आप एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, तो 910/13 × 10⁻³ अगर ये बाई चांस किसी को स्टेप नहीं समझता है तो फिर आप ऐसे कर लेना, 91 × 10⁻³ और 13 × 10⁻1, तो ये भी चल जाएगा। फिर इसे आप लिखोगे 91/13 × 10⁻4। ठीक है, दोनों तरीके हैं। तो देयरफॉर अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, तो m इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर 13 का टेबल पढ़ना है, तो 13 7 जा कितना होता है, 91। तो यहाँ पर 13 7 जा कट करेंगे तो ये बेसिकली 70 हो जाएगा, तो 70 × 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, और अगर मुझे इसे मिली हेनरी के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख लूँगा, m इज इक्वल टू 70 और 10⁻³ की जगह पर आ जाएगा मिली और ये हो जाएगा हेनरी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये भी काफ़ी इजी था, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस थे हमारे ये। और ये यहाँ पे जो हमने ये सॉल्व किया है, यहाँ से भी आप लिख सकते थे 70 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, अच्छा मिली हेनरी में कन्वर्जन करना कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप चाहो तो कन्वर्ट करना, अदरवाइज आप यहीं तक लिख के भी लीव कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी वेलोसिटी गिवन है, तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड 4.5 × 10⁻5 और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है विच इज़ 4.5 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ एन EMF डेवलप्ड बिटवीन इट्स एंड इज। तो यहाँ पर EMF की वैल्यू दिया है E इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1.35 × 10⁻4 वोल्ट गिवन है। ठीक है,
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्टेट कंडक्टर, लेंथ मतलब एल निकालना है। अब देखो ये वही फॉर्मूले की बात हो गई ना, E इज इक्वल टू बी एल वी, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला लिखो E इज इक्वल टू बी एल वी। देखो गिवन क्वांटिटीज़ को देख के और क्या फाइंड करना है ये समझ के ही आप समझ जाओगे कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि भाई हमें लेंथ निकालना है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ दिया है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे E इज इक्वल टू बी एल वी, और निकालना L है तो ये हो जाएगा E अपॉन बी इंटू वी हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू 1.35 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है देखो 4.5 इंटू 10⁻⁵, तो 4.5 इंटू 10⁻⁵, जबकि वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। सबसे पहले इसको मैं आसान बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ L इज इक्वल टू, ये 1.35 है, कितना है 1.35, तो मैं इसे लिखता हूँ 135, तो पावर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि मैंने 2 डिजिट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नीचे जो आपको वैल्यू दिख रही है 4.5, इसे मैं बनाता हूँ 45 इंटू 10⁻3, और ये भी पावर हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि 4.5 से 45 बनाऊंगा तो 10⁻⁻1 आएगा, और 10⁻⁵ मिलके बन जाएगा 10⁻�6, और ये देखो बड़ी आसानी से कैंसिल हो गया। ठीक है, बस यही होता है कि एग्जाम में जब हमें ये सारे स्टेप्स नहीं आते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त, तभी हमारे न्यूमेरिकल टफ हमें लगते हैं। अब बहुत सिंपल हो गया, अब आप क्या करो, 3 से 135 को कैंसिल करो। तो 3 से 135 को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे में लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 45 इंटू 3। आप चाहिए तो नॉर्मली इसे 5 से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं 3 से कट करता हूँ, तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, राइट, 3 4 ज़ा 12, तो 4 लिख दिया यहाँ पर, और 1 5, और 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 45, अपॉन क्या हो जाएगा 45, 45 कैंसिल, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या मिला आंसर 1 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ पैरेलल एलसी सर्किट कंप्राइजेस ऑफ 5 हेनरी इंडक्टर एंड 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो यह पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली एसी सर्किट से है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, और इंडक्टर को हम जानते हैं एल से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 हेनरी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर दिया है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर C दिया है, विच इज इक्वल टू कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 माइक्रोफैराड से हम इसे फराड में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखना है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 फराड। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब FR अपने को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली रेजोनेंस इन सीरीज एंड रेजोनेंस इन पैरेलल से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक है इसी सर्किट में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जहां पर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR को कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देयरफॉर FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ पर लिखते हैं हम 2 पाई, और ये बेसिकली इस स्टेप में हम यहाँ पर L और C की वैल्यू रखेंगे। तो L की वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया 5 हेनरी, लेकिन अगर C की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या गिवन है 5 माइक्रो, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमें रूट के अंदर ही रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई, और रूट के अंदर देखो 5 इंटू 5 है, तो आप जानते हो 5 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा 25, और 10⁻⁻6 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, FR इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+3, और ये जाएगा 2 पाई इंटू 25 का स्क्वायर रूट, यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, देयरफॉर आई कैन राइट FR इज इक्वल टू, तो 10⁻³ को एज इट इज रखता हूँ, और ये जो 5 इंटू 2 है इसे मैं लिख देता हूँ 10 पाई, कितना हो जाएगा 10 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर FR इज इक्वल टू, अब हमें जानता हूँ कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 होती है। ठीक है, अच्छा 10⁻1 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, पहले तो 10⁻3 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। देखो 10 का मतलब 10⁻1 होता है। ठीक है,
तो 10⁻1 को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। सो देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3.142 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल देख लेना है। किसका रेसिप्रोकल देखना है? 3.1 में 4 का 2। क्या देखना है? 3.1 में 4 का 2। तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल देखोगे 3.1 में 4 का 2, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.3183 समथिंग मिलेगा। और यहाँ पर पावर क्या है 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब आप जानते हो 100 होता है, मतलब ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब ये 31.83 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज, बिकॉज हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं जो हमें रेजोनेंस इन सीरीज एंड रेजोनेंस इन पैरेलल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, एफ आर इज इक्वल 1/2π√LC। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमें मार्च 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, मतलब यहाँ पर हमें कॉइल दिया है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। कितना नंबर ऑफ टर्न्स दिया है यहाँ पर देखो 300, तो 300 लिख लेते हैं। एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और अपने को डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मुझे डायमीटर दिया है तो आगे चल के रेडियस का यूज़ करना पड़ सकता है। तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और अगर इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो आई कैन राइट 7 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। तो टोटल करंट आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 15 एम्पियर। डन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मतलब क्या? स्मॉल एम कैलकुलेट करना है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं से नहीं लगता है कि ईएमआई में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, और जहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा सिमिलर चैप्टर एक था 11th में, दैट इज मैग्नेटिज्म, और वहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल पढ़ते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है M = NIA होता है। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है QM × 2L, और एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, जिसका फॉर्मूला होता है NIA, और एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन EVR/2। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ही फॉर्मूले हैं। बट सिंस यहाँ पर हमें कॉइल दिया हुआ है तो हम इस वाले सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास n गिवन है, i भी गिवन है, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है? πr²। तो अब देखो अगर देखा जाए तो सारी वैल्यूज अपने पास गिवन है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, करंट अपने को दिया 15, पाई की वैल्यू 3.142, और r², तो यहाँ पर 7 इंटू 10⁻² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे? m = सबसे पहले मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 3 जो हो जाएगा 45। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻², ये 2 0 को मैंने 10⁻² कर दिया, इंटू 3.142 इंटू 7 का स्क्वायर, तो आप जानते हो 49 होगा, और 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो मैं इसे -2 इंटू -2 लिख लेता हूँ, क्योंकि -2 और +2 ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर अब मैं इसे लिखता हूँ m = 3.142 को आगे लिखो, इंटू 45 लिखो, इंटू 49, और इंटू 10⁻² कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? m = पहले आप 45 से 49 को मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो आंसर आएगा तो आप 3.142 से इसे मल्टीप्लाई कर देना। या तो बेटर स्टेप ये भी है कि आप यहाँ से लॉग एंटी लॉग का भी स्टेप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले चाहिए तो आप जनरली ऐसा कर लो 49 इंटू 45, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है, और इसका जो भी आंसर आएगा तो आप 3.142 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आप लॉग एंटी लॉग से बच जाओगे। अदरवाइज इसको डायरेक्टली आप लॉग एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जब मैं इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 6928 आ जाएगी, इंटू 10⁻², और 10⁻² का मतलब है कि 2 डिजिट पीछे खिसकेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 69.28, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया है याद रखना, ये हम 10th चैप्टर के लिए भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 11th चैप्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें भी दिया है तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेंगे इसे। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि 2018 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड। तो बेसिकली यहाँ पर सोलेनॉइड की बात हो रही है और यहाँ पर सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 1000। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 1000, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसे हम बोलेंगे मीटर स्क्वायर। कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो टोटली कितना करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है, इट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बोला है कि उसका एक्सिस जो है वो प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका सिंपल से ये मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 0.16 टेस्ला। तो याद रखो कि अगर कभी क्वेश्चन समझ में ना आए आपको, तो आप गिवन क्वांटिटी की यूनिट देख के भी पहचान सकते हो कि ये वैल्यू किस गिवन क्वांटिटी की है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड। हमें बताना है कि सोलेनॉइड पे कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब आप जानते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का जनरल फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्मॉल एम गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं एज वी नो दैट कि स्मॉल एम को क्या लिखा जा सकता है, एन आई ए लिखा जा सकता है, अभी मैंने बताया। तो देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। बेसिकली ये 10th चैप्टर में डेरिवेशन है, जहाँ पर हम ये डिराइव करके पता करते हैं कि किसी लूप ऑफ वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अब अगर देखा जाए तो मुझे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ एन की वैल्यू 1000 मतलब 10⁻³ करंट यहाँ पर कितना गिवन है मुझे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो करंट गिवन है दैट इज़ 1। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁴ लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.16, और बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/2। तो देयरफॉर इसे मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू, सबसे पहले तो नंबर को एक तरफ कर लो, पावर को एक तरफ कर लो। तो 1 इंटू 2 करूँगा तो 2 इंटू, अच्छा 0.16 है तो मैं इसे 16 कर लेता हूँ, तो 10⁻² हो जाएगा। और पावर की अगर बात की जाए तो -4 दिख रहा है और -4 और ये +3, मतलब क्या बचेगा, 10⁻1 बचेगा। क्या बचेगा, 10⁻1, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर टॉर्क t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻3। क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻3, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो अगर आप चाहो तो यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त आपको बस एक ही बात का याद रखना है कि जितनी आप वैल्यू को सिंपल करके उसे कैलकुलेट कर सकते हो उतना उसे सिंपली कैलकुलेट करना है। तो आपको कहीं पर भी लॉग, एंटी लॉग वगैरह इतने डिफिकल्ट स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफराड। तो सबसे पहले यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 0.5 माइक्रोफराड। तो आप जानते हो माइक्रोफराड से फराड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे -6 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, लेकिन इसे और थोड़ा सिंपल बनाते हैं बाय राइटिंग 5 इंटू 10⁻7 फराड, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्जन कर दिया। और आगे क्या बोला है, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो हमने इस कैपेसिटर को एक ईएमएफ से कनेक्ट किया है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना गिवन है हमें, 100 हर्ट्ज ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और आगे क्या बोला है, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप जानते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से डिनोट करते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करना है, 3.142 यूज़ करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिकॉज
हम जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा c होता है, ठीक है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf इंटू क्या हो जाएगा c। तो बस आप क्या करो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/2π और f की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है वो हमें कितना दिया 5 इंटू 10⁻⁷, तो 5 इंटू 10⁻⁷। और जो यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू है वो हमने कैपेसिटर की वैल्यू रख दी 5 इंटू 10⁻⁷। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 100 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी मैं इधर की तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना यह है कि इसको लिखना है 1/, क्या लिखना है 1/, ठीक है। अच्छा 5 2 जा कितना होता है 10, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर लिखता हूँ 10π इंटू 10⁻⁷ और 100 को मैं ना 10⁻² लिख लेता हूँ, क्या लिखा 10⁻²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/, देखो 10 मतलब 10 की पावर 1 होता है, तो ये बेसिकली हो जाएगा पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁷। अब अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, 10⁻³ और -7 बचेगा क्या 10⁻⁻4, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1/, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 1/3.142, तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल के पैटर्न पे है, तो मैं सीधा क्या करूँगा 3.1 में 4 का 2 रेसिप्रोकल देख लूँगा, और इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू निकाली हुई है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 0.3182 इंटू 10⁻⁴। याद रखना है रेसिप्रोकल का आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 डिजिट आगे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 3182, और यहाँ पर बेसिकली ये इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है ओहम होता है, ठीक है। तो याद रखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, इसका यूनिट क्या होता है ओहम, बिकॉज ये एक तरीके क्या है रेजिस्टेंस ही है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, मुझे तो इसमें कुछ इतनी ज़्यादा टफनेस दिखाई नहीं दी है। तो अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप नॉर्मली से सॉल्व कर लोगे बड़ी आसानी से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इसमें। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू अ रिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का ना एक इक्वेशन गिवन है, कितना दिया है 6t² प्लस 7t प्लस 1 दिया है, ठीक है। वेयर फाई इज इन मिली वेबर, और उसने बोला है कि जो फाई की जो वैल्यू है वो मिली वेबर में है, कितने हैं मिली वेबर। मिली वेबर मतलब क्या 10⁻³ वेबर के फॉर्म में ये सारी वैल्यूज गिवन है, इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसको ऐसा हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है एंड t इज इन सेकेंड, और टाइम हमें कितना दिया है सेकेंड में। व्हाट इज द EMF इंड्यूस, हमें क्या निकालना है EMF इंड्यूस निकालना है, जबकि t की वैल्यू कितनी गिवन है 2 सेकेंड दिया है। तो ये बहुत सिंपल है यार, इसे यहाँ पर आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना, मतलब E का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है d∅dt होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या करोगे E इज इक्वल टू d/dt करोगे, और फाई की जगह पर क्या रखोगे 6t² प्लस 7t प्लस 1, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो चाहिए तो डेरिवेटिव अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, इतना नॉर्मल डेरिवेशन हमें आना चाहिए। तो 6 तो एज इट इज़ रखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ t² विल भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस 7 को एज इट इज़ रखूँगा, और डेरिवेटिव ऑफ 2t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव तो आपको पता है 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 2, और t की वैल्यू कितना दिया था 2, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 को कोई लिख के मतलब नहीं है, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पर 6 2 जा क्या हो 12, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24, तो 24 प्लस 7 करूँगा तो 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31। तो ये आंसर अपने को क्या मिल गया 31,
और याद रखना कि यहाँ पर बोला था कि फाई की वैल्यू मिली वेबर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे 31 10⁻³ वेबर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर हमें 31 मिल गई, लेकिन आपको याद होगा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो फाई की वैल्यू वो 10⁻³ के पैटर्न पे है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या करना है, इसको लिखना है 31 × 10⁻³ और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बोला था कि जो फाई की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ मिली वेबर है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट। तो फाइनली आप चाहिए तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 31 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको खाली डेरिवेटिव का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली ये फरवरी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या आया था। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 2 हेनरी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है जो कि है 2 हेनरी, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस। हमें ईएमएफ इंड्यूस ई कैलकुलेट करना है, जबकि हमें यहाँ पर करंट गिवन है। करंट कितना दिया है, करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये हमारे पास गिवन डेटा है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज कट ऑफ इन 2.5 × 10⁻⁴ सेकेंड। तो टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है, इट इज़ गिवन 2.5 × 10⁻⁴ सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू 2 हेनरी है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है अगर करंट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखो ईएमएफ का जो फॉर्मूला रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या होता है यहाँ पर, तो ये हमें अप्लाई करना है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन का जनरल फॉर्मूला होता है ई अपॉन, इसे हम क्या लिखते हैं, di/dt लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये di है और इसे मान लेते हैं क्या है, dt है। और अगर नहीं भी आप मानते हो तो i/t लिख के भी सॉल्व करोगे तो कोई इशू नहीं है। अब मुझे निकालना e है, राइट, क्या निकालना e, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू di/dt हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ईएमएफ ई इज इक्वल टू m की वैल्यू जो गिवन है वो कितना दिया है, 2 दिया है, di की वैल्यू क्या है, 4 है, और जो dt है वो कितना है, 2.5 × 10⁻⁴ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। e इज इक्वल टू, इसे लिखता हूँ 2 × 4 और नीचे की जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है इसे लिखते हैं 24 × 10⁻⁵। डन। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं e इज इक्वल टू 2 4 से क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 25 और 10⁻⁵ ऊपर जाके जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, लिखो e इज इक्वल टू 80/25 कर लो और यहाँ से एक पावर कम करके 10⁻⁴ कर दो। अब आप नॉर्मल डिवीजन कर लो, 80 25 25 3 ज़ा 75, 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा, राइट। तो देयरफॉर ईएमएफ ई इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला, 3.2 × 10⁻⁴, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक जो भी मैंने यहाँ पर देखा है न्यूमेरिकल्स से, तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि E इज इक्वल टू BLV और म्यूचुअल इंडक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 8t² + 6t + c। ठीक है, वेयर c इज कांस्टेंट एंड फाई इज मिली वेबर। वापस से बोला है कि फाई की जो वैल्यू है वो किसके टर्म्स में है, मिली वेबर के टर्म्स में है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पहले जो हमने किया था ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिली वेबर है, मतलब 10⁻³ वेबर के फॉर्म में है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर जो टाइम गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है कि t इज इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है, ईएमएफ। तो देखा जाए तो उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में बस फाई की वैल्यू ही चेंज हुई है, अदरवाइज सारी चीज़ें वही है। तो e इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt होता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dt, और जो फाई की वैल्यू है ये हो जाएगी 8t² + 6t + क्या हो जाएगा c।
तो वापस से देखो इसमें आप डेरिवेटिव अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 8 तो कांस्टेंट है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2t प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर ई इज इक्वल टू। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 प्लस 6 अगर मैं करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और सिंस यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि जो फाई है वो मिली वेबर के टर्म्स में है, तो आंसर हमारा मिली वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो इट इज़ सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 125 मिली हेनरी, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू गिवन है 125 मिली हेनरी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आके लिख सकते हैं 125 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, और आगे क्वेश्चन में बोला है कनेक्टेड पैरेलल विथ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया है, विच इज इक्वल टू। तो देयरफॉर यहाँ पर हम C की वैल्यू लिख लेंगे। C की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रो फराड है। तो माइक्रो फराड से फराड में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁶ फराड हो जाएगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आगे हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR निकालना है। तो वापस से देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चाहे वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, 1/2 पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा √LC। तो हम यहाँ पर रख लेंगे 1/2 पाई √LC। देयरफॉर यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर देखो क्या है 2 पाई √LC। तो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, सबसे पहले L की वैल्यू देखते हैं कितना गिवन है, 125 इंटू 10⁻³ है। एंड C की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है, देखो C की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁶, कितना है 50 इंटू 10⁻⁶। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, देयरफॉर इसे मैं लिखता हूँ FR इज इक्वल टू 1/1 और यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे 2 पाई को एज इट इज रख देते हैं √। अब आप जानते हो, ध्यान से सुनना, 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 625 हो जाएगा, यानी ये 6250 हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻³ और -6 क्या हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। इतना तो हम समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या करता हूँ, लिखता हूँ FR इज इक्वल टू 1/2 पाई को एज इट इज रखता हूँ, और जो रूट में आप जो वैल्यू देख रहे हो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 625, और ये जो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है इसको लिखते हैं यहाँ पर 10⁻⁸। ठीक है, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि 625 जो बेसिकली है ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 1/2 पाई इंटू 25 और 10⁻⁸ बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर FR इज इक्वल टू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4 होगा, क्या होगा +4 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁴ और अपॉन में 25 2 ज़ा 50, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। डन। देयरफॉर इसे आप ऐसा लिख लो FR इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ कि 10⁻⁴ लिखता हूँ और पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.142 इंटू इसे लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻1 कर देता हूँ, मतलब 50 को मैंने क्या किया 5 इंटू 10⁻1 कर दिया। अब इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको लिखूंगा FR इज इक्वल टू 10⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो बचेगा सिर्फ 10⁻3, और यहाँ पर अब मैं 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 5 2 ज़ा 10 बैलेंस 1, 5 4 ज़ा 20 और 21 2, 5 1 ज़ा 5 2 7 और 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 15.71। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर FR इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 15.71। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप चाहिए तो इसे 1000/15.71 लिख के आप लॉग एंटी लॉग से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रेसिप्रोकल से इसे सॉल्व करना है तो फिर आप इसे ऐसा कर लो, कि 10⁻³ इसे लिख लो
अपॉन में इसे लिखो 1.571 इंटू 10⁻1। मैंने एक डिजिट को शिफ्ट किया तो पावर 10⁻1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू, ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो -1 तो बचेगा 10⁻2। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे रेसिप्रोकल देखना है 1.5 में 7 का 1। क्या देखना है, 1.5 में 7 का 1। और याद रखना है कि फोर्थ डिजिट की जो वैल्यू होती है उसे थर्ड डिजिट की वैल्यू से माइनस करना होता है। ठीक है, तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 0.6365 इंटू 10⁻2 हर्ट्ज। हम यहाँ पर 10⁻2 मतलब क्या जानते हैं, 100। तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एफ आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 63.65 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। अ मेटल रॉड 1/√π मीटर लॉन्ग रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। तो यहाँ पर मेटल रॉड का हमें लेंथ दिया है, तो लेंथ लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/√π गिवन है। क्या दिया, 1/√π मीटर। रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन हुज मैग्नेटिक इंडक्शन इज, और जबकि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू गिवन है B इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला गिवन है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द रॉड पर सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। इफ द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू कॉइल इज, जबकि ईएमएफ की वैल्यू हमें यहाँ पर कितना दिया है, 16 मिली वोल्ट दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर गिवन डेटा है, और इसके बेसिस पर अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रोटेटिंग बार वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रोटेटिंग बार का फॉर्मूला जानते हो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि यहाँ पर ओमेगा का मतलब क्या होता है, एज ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, या उसी को 2πf कह सकते हो। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू 2πn इंटू क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी इंटू एन पाई इंटू एल का स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी बताओ, n की वैल्यू हो जाएगी e अपॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b। ठीक है, और b के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाई एल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो n इज इक्वल टू, ई एम एफ की वैल्यू कितना दिया है, 16 मिली वोल्ट। तो 16 मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3। और जो b की वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻3 दिया है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.142 होता है, और एल स्क्वायर। तो अब देखो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1/√π। क्या दिया है, एल की वैल्यू √π। ठीक है, द होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो 10⁻3 10⁻3 कैंसिल, और 4 4 जा 16 होता है, तो ऊपर क्या बचेगा 4, और नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.142, मतलब कि पाई में लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 1/√π का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायरिंग करूँगा तो आंसर क्या मिलने वाला है, 1/π मिलने वाला है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने कंप्लीट कर रहा है, 4 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली 2015 में पूछा गया था, तो ये शायद से सॉल्व करते वक्त बीच में मैं भूल गया था। तो चलिए वापस से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, क्या दिया, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितना दिया है, 100। ईच ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, तो एरिया यहाँ पर गिवन है 0.02 मीटर स्क्वायर। एस्केप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है,
आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कॉइल रोटेट्स विद अ स्पीड ऑफ 6000 आरपीएम, यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना फ्रीक्वेंसी है 6000 आरपीएम। तो अब हम जानते हैं इसे कि आरपीएम से अपने को आरपीएस में कन्वर्ट करना है, तो इसे 60 से डिवाइड करना होगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 100 आरपीएस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, about an axis in the plane of the coil and perpendicular to the magnetic induction calculate the peak value of EMF। peak value of EMF को हम E नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि पीक वैल्यू ऑफ EMF का फॉर्मूला अप्लाई करना है। E इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज NBA ओमेगा। क्या होता है, NBA ओमेगा। ये आपको याद रखना है, इसे हम पीक वैल्यू ऑफ EMF का फॉर्मूला कहते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, n की वैल्यू दी है अपने को 100, तो 100 का मतलब मैं 10⁻² लिख देता हूँ। b की वैल्यू क्या है 3.5 इंटू 10⁻⁵, तो मैं इसे 35 इंटू 10⁻�6 लिख देता हूँ। एरिया जो मुझे गिवन है वो कितना है 0.02, तो मैं इसे 2 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ। और जो यहाँ पर ओमेगा है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2πn। तो सॉरी, यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स, ओके चलो 100 ही दिया था। और ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिखूंगा 2π इंटू एन स्मॉल एन, मतलब यहाँ पर कितना दिया है 100, ठीक है। तो 100 को अगेन हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 10⁻² लिख लेते हैं, तो 10⁻² लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ, पावर को एक तरफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ 35 इंटू 2 इंटू 2π, और पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10⁻² -2 कैंसल, और यहाँ पर ये बचेगा 10⁻�6 और +2, तो 10⁻⁴ बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि 35 2 से क्या होता है 70, तो हो जाएगा 70 इंटू, और 2π की वैल्यू 6.284 होती है, इंटू 10⁻⁴। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू, इसे लिखो 6.284 और मल्टीप्लाइड बाई 70, इसको इस तरीके से लिख लो, इंटू 10⁻⁴ कर लो। नेक्स्ट सिस्टम में आपको क्या करना है, देयरफॉर नेक्स्ट सिस्टम में आपको क्या करना है, इसको लिखना है E नॉट इज इक्वल टू 7 0 में 0 कैसे रखो और 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 ज़ा 28, बैलेंस 2 आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56 और 2 क्या हो जाएगा 58, बैलेंस 5 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और 5 19, बैलेंस क्या आएगा 1, यानी कि ये 43 हो जाएगा। तो 3 के बाद डॉट लगा दो, इंटू 10⁻⁴ लिख लो, ठीक है। तो फाइनली आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज़ 439.88 इंटू 10⁻⁴। और अगर आप चाहते हो कि इसको हम मिली वोल्ट में इसकी वैल्यू, और अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू को हम मिली वोल्ट में रखें, तो मैं इसको 43.988 रिपीट हो रहा है तो मैं 9 लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻³ वोल्ट कर लेता हूँ, और 10⁻³ का मतलब मिली हो, देयरफॉर इसे लिखता हूँ E नॉट इज इक्वल टू 43.99, और इसे लिख लेंगे मिली वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सारे ही न्यूमेरिकल कवर अप कर दिए हैं रिलेटेड टू PYQs आज फ्रॉम दिस चैप्टर।